चित्रकूट में एक बड़ा मंथन हुआ और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं उसमें बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जिस तरीके से वहां विधानसभा चुनाव होने हैं उसके बाद एक लग रहा है कि संघ की क्या रणनीति हो सकती है और जीतने के लिए कितने और प्रयास किए जाने हैं। ये तमाम चीजों को लेकर जो बैठकों का दौर चला उसके बाद मध्य प्रदेश में भी लग रहा है कि बहुत सारी उठापटक हो सकती है। क्या है और बैठक के बाद और क्या कुछ होगा, एक देखते हैं सबसे पहले खास रिपोर्ट। चित्रकूट में हुई आरएसएस की चिंतन बैठक के बाद उसके नतीजों पर अमल करने के लिए मध्य प्रदेश में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पिछले दिनों विदिशा में मध्य भारत प्रांत के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बैठक कर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संघ के कामकाज का रोड मैप तय किया। इसमें संघ की शाखाओं के विस्तार के साथ ही कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर स्वयं सेवकों की दी जाने वाली जिम्मेदारी पर भी चर्चा की गई। जल्द ही मध्य प्रदेश की जनता को स्थानीय निकायों और पंचायत के आगामी चुनावों पर अपनी मोहर लगानी है, लेकिन दमोह उपचुनाव में मिली हार और कोविड संक्रमण के दौरान जनता में पैदा हुई नाराजगी संघ के लिए चिंता का विषय है। वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस भले ही बिखरी नजर आ रही हो, लेकिन दमोह उपचुनाव में कांग्रेस जिस दमखम के साथ लड़ी वह भाजपा के लिए खतरे के संकेत जरूर है। यही वजह है कि कांग्रेस पूरे उत्साह के साथ जीत का दावा कर रही है। तो देखिए, जिस तरीके से बैठकों का दौर चला और उसके बाद लगातार क्या तैयारियां होंगी, आने वाले चुनाव में किस तरीके से काम किया जाएगा, कितना बड़ा फेरबदल होगा, ये देखना दिलचस्प होगा और हम इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको मैं परिचय करा देती हूं। पंकज गुप्ता जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए, कई और मेहमान भी जुड़ेंगे और जैसे ही जुड़ेंगे आपका हम परिचय भी कराते जाएंगे। आपको बता दें, मिलन भार्गव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। मिलन भार्गव जी, आपका भी बहुत स्वागत खबर भारत से जुड़ने के लिए। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे मिलन भार्गव जी आपसे ही करना चाहूंगी। क्या लगता है, जिस तरीके से एक चित्रकूट में मंथन हुआ और मध्य प्रदेश में बैठकों का दौर चल रहा है, नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं और हम बड़ी रणनीति के तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव भी होने हैं, ऐसे में क्या लग रहा है और कितना बड़ा फेरबदल एक हो सकता है? देखिए, चित्रकूट में जो बैठक चल रही है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। मैं अधिकृत कांग्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रवक्ता तो नहीं, लेकिन वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संगठन कहा जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा राजनीतिक चर्चा वहां बैठकों में होती नहीं। राष्ट्रवाद को लेकर किस प्रकार से देश में हर व्यक्ति की भूमिका किस प्रकार से सुनिश्चित हो सके, उसमें संघ किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, इस विषय पर जरूर चर्चा होती है। उसी दिशा में वे लोग काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। चलिए, एक बात और, जिस तरीके से हमने बंगाल चुनाव देखे तो बंगाल चुनाव में हम ये तो नहीं कहेंगे, देखिए हार जीत तो होती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा प्रदर्शन रहा था। उसके बाद ऐसे भी कयास लगाए गए कि काफी कुछ बदलाव होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने ही हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो जो ये बातें आई निकलकर और बैठकों का मंथन लगातार दौर चल ही रहा है, मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव बचे ही हैं, तो ऐसे में जो एक प्लानिंग चल रही है या जो एक स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की या संघ की, देखिए जुड़े हुई चीजें हैं दोनों, तो क्या लगता है कितना बदलाव हम देख सकते हैं? राखी जी, पहली बात तो जो स्ट्रेटेजी होती है रणनीति की, उसको कभी उजागर नहीं किया जाता है। चाहे वो कोई भी रणनीति हो, उसको यदि उजागर कर दिया तो वो रणनीति नहीं कहलाती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में दायित्व परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संविधान है जिसमें 3 वर्ष का कालखंड होता है, जिसमें व्यक्ति को उस दायित्व का निर्वहन करना होता है। उसके बाद पार्टी का फोरम है जो शीर्ष नेतृत्व वो तय करता है कि फला फला कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी, उसका कार्य क्या रहा, उसको किस योजना से किस काम में लगाया जाए, किसको कार्यकर्ता से नेता बनाया जाए, किसको चुनाव लड़ाया जाए, किसको अध्यक्ष बनाया जाए, किसको उपाध्यक्ष बनाया जाए। ये सब एक व्यवस्था है जो निरंतर चलती आती है। किसी चुनाव को जीतने से ना ही बदलाव होता है, न किसी चुनाव को हारने से। ये आंतरिक मामला है और ये निरंतर चलने वाला है। ना ही इसमें 20 वर्ष तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, ना ही कोई नेता पुत्र ही अध्यक्ष बनेगा, यदि पिता हटे तो पुत्र ही बनेगा, ऐसी कोई परंपरा नहीं है।
एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता भी जो वार्ड का अध्यक्ष है, वो भी आगे चल के केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये खुला हुआ मंच है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी निरंतर योग्यता के आधार पर, परिश्रम के आधार पर कार्यकर्ता को जगह देती आई है और जगह के साथ साथ उसको नेतृत्व देती आई है, और वही काम चल रहा है। रही उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात, देखिए अभी सबसे बड़ा टास्क जो इस देश के सामने है वो है कोरोना। जिस प्रकार इसकी विभीषिका पूरे दुनिया में और भारत में व्याप्त हुई है, इससे सब वाकई में सब लोग भयभीत हुए हैं। हमने अपनों को खोया है, बहुत सारे लोगों को खोया है। इस लड़ाई में किस प्रकार से एक राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक संगठन की भूमिका हो सकती है, उस पर चर्चा अभी भी चल रही है, निरंतर चल रही है। पिछले एक वर्ष में हम देख लें, सरकार ने जो करना था वो किया, जो अच्छा कर सकती थी किया, लेकिन यदि राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या कर सकता है और किस प्रकार की भूमिका निभा सकता है, इस पर भी चिंतन किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। और आने वाली जो, यदि चिकित्सकों की माने, वैज्ञानिकों की माने, यदि तीसरी लहर आती है तो उसमें हमारी भूमिका कैसे सुनिश्चित हो सकती है, उस पर भी चर्चा हो रही है। देखिए चुनाव आएंगे, जब चुनाव आएंगे तो चुनावी प्रक्रिया चलेगी, चुनाव की घोषणा होगी, तो उसमें हमारे पार्टी की क्या भूमिका होगी, कार्यकर्ता किन कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच जाएगा, किन योजना के साथ जाएगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। पंकज गुप्ता जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है और बैठकें हुई हैं, उसके बाद मंथन है, और ये मध्य प्रदेश में भी ये सुगबुगाहट जो है वो दिख रही है, क्योंकि निकाय चुनाव के लिए भी बहुत तेजी से हमने अलर्ट देखा कि हो सकता है सितंबर अक्टूबर के बीच में ये इलेक्शन हो जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो होने ही हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए जीतना तो हर कोई चाहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, जो बैठकें होती हैं, वो एक रणनीति जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो क्या लगता है कि कितना ज्यादा बदलाव पार्टी कर सकती है? देखिए, जैसे कहा जाता है कि संघ जो भाजपा जो है वो संघ का एक बच्चा है, लेकिन आपको बताएं कि दोनों की विचारधारा भले ही मेल खाती हों, लेकिन दोनों की रणनीति बनाने का तरीके अलग अलग हैं। दोनों के संगठन को लेकर दोनों की सोच काफ़ी हद तक अलग दिखाई देती है। संघ एक सामाजिक सरोकार रखता है और इसी कारण से वो उसकी जो रणनीति बनाता है या अपनी योजना बनाता है वो बहुत दीर्घ समय के लिए होती हैं, दीर्घकालिक होती हैं, ताकि जो बदलाव समय का आगे आने वाले समय कोई बदलाव को महसूस करता है और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करता है। अभी जो चित्रकूट में जो मंथन चल रहा है, तो शायद वो उसी बात का संकेत है कि संघ भविष्य में जो रणनीति तय कर रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें नई जुड़ने वाली हैं। यानी कि एक संघ इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरेगा। जिस तरह से बंगाल चुनाव में रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से जीत मिली है, उससे कहीं ना कहीं संघ को एक व्यापक पकड़ बनाने में कहीं ना कहीं मदद करी है। और इसके लिए संघ के कार्यकर्ताओं ने लगातार काम किया। जब ममता बनर्जी सत्ता पे आई, उसके बाद से संघ कभी शांत नहीं बैठा। भाजपा शांत बैठ गई हो, लेकिन संघ के कार्यकर्ता लगातार चरवेती के सिद्धांत पे, जैसा कि संघ का ये मूल सिद्धांत है, इस पे चलता चला जा रहा है। बिल्कुल, चलिए, और आपको बता दें इस पूरी चर्चा में हमारे साथ हृदेश धारवार जी भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं। हृदेश जी, क्या लगता है जिस तरीके से मंथन होता है, चित्रकूट पे बैठक होती है, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी सुगबुगाहट है, कितने बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए राखी, जिस तरीके से चित्रकूट की बैठक को हमने देखा, आप विषय के अंदर हो रहा है, तो इस बात को हम मान सकते हैं कि पिछले कई दिनों से संघ बीजेपी के और तमाम जो पदाधिकारी उनके कार्य की समीक्षा लगातार संघ द्वारा होती है और अनुषंगिक संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। तो आगे संघ की रणनीति क्या होगी, पिछले बार कोविड काल के अंदर संघ ने जो काम किए थे उन कामों को लेकर मंथन हुआ, विचार हुआ। इसके बाद अब अगला ये बात चर्चा में आ रही है कि बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व है यहाँ पर, चाहे सुभाष भट्ट की बात हो, की बात हो, इनके नेतृत्व में भी परिवर्तन की बात की जा रही है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में प्रदेश नेतृत्व में कुछ प्रकार का संगठन के अंदर बदलाव भी यहाँ देखने मिल सकता है। जैसे कि जिस तरीके से संघ के बैठक में एक बड़ी बात निकलते हुए आई थी कि संघ के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रचारकों में लाइफ स्टाइल को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था, तो लाइफ स्टाइल चेंज हुई है। तो लाइफ स्टाइल की वजह से प्रचारक उनको 5 स्टार लाइफ स्टाइल जो लग रहा है, उसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है कि आखिर ये बदलाव क्यों। तो पहले परंपरा भारतीय जनता पार्टी में संगठन में रही है, जो भी लगातार प्रवास करते थे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके संगठन मजबूत करने की दिशा में जो काम करते थे और कार्यकर्ता घर पे रुकते थे। लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि प्रचारक को की सुविधा चाहिए होती है, जो कार्यकर्ता घर पे जाना पसंद नहीं करते, बैठना पसंद नहीं करते। ये लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, इसके
कहीं ना कहीं संघ ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसको चिंता का विषय माना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस परिवर्तन के पीछे क्या है, ये भी एक कम से कम इस बैठक के माध्यम से निकलकर सामने आया है। बिल्कुल ठीक। चलिए मिलन भार्गव जी, एक बात और है, देखिए कांग्रेस भले अभी हम वर्तमान में देखें तो बिखरी बिखरी नजर आए, लेकिन एक बात है कि दमोह का जो उपचुनाव देखा था तो कहीं ना कहीं वो अपनी सीट निकाल कर ले गई। लगता है कि जो निकाय चुनाव होंगे या हम दूसरे स्टेट्स में यूपी के इलेक्शंस को भी ले लें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना ग्राफ बढ़ा पाएगी। देखिए, जिस प्रकार की मध्य प्रदेश में संदर्भ में बात करें तो आज विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यदि बात करें तो वहां विपक्ष में भी नहीं है। वो शून्य के इर्द गिर्द घूमती हुई पिछले कई दशकों से चल रही है। आज वो चौथे पायदान पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में खिसक चुकी है। वहां नेतृत्व नहीं है, वहां कांग्रेस की स्वीकार्यता नहीं बची है। रही बात मध्य प्रदेश में, देखिए मध्य प्रदेश में भी जिस प्रकार के गुट काम कर रहे हैं, आज ही के संदर्भ में बात करने के राहुल गांधी जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में आरएसएस के लोग घुस रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार की अवसाद वाली स्थिति कांग्रेस के साथ हो गई कि उनका शीर्ष नेतृत्व इस प्रकार के अगंभीर आरोप लगा रहा है। अपने कार्यकर्ताओं पर शक, अपने नेताओं पर शक, ये कहां खड़ा करेगा। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को हटाने की कवायद चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, नेता प्रतिपक्ष छोड़ेंगे। तमाम मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता अपनी भागदौड़, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, मैं नेता प्रतिपक्ष बनूंगा या मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। तो ये बिखरा बिखराव है। यहाँ ना कोई कालखंड है कि इतने समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, ना कोई तय करने वाला है। देखिए यहाँ सिर्फ वही होता है जो गांधी परिवार तय कर दे कौन अध्यक्ष होगा, फला व्यक्ति ही ये दायित्व संभालेगा। यहाँ कोई कार्यकर्ता की परख नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार की शैली है, एक संगठन सिस्टम है, उस सिंगल सिस्टम में जो फिट बैठता है कार्यकर्ता, उसको मौका दिया जाता है। वो किसी भी पृष्ठभूमि से आए, वो किसी भी परिवार का हो, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है या वो कहाँ किस जाति से आता है, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता उसकी योग्यता, उसका कार्य के करने की क्षमता। उसको यदि आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी उसको नेतृत्व प्रदान करती है, निखारती है, तो भारतीय जनता पार्टी को एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कह सकती हैं आप, जो कार्यकर्ताओं को नेता बनाने की एक यूनिट है जो लगातार काम करती आती है। आपने देखा कि किस प्रकार से एक सामान्य कार्यकर्ताओं का देश में जगह मिली, चाहे भाई नरेंद्र भाई मोदी हो या शिवराज सिंह चौहान जी हो। तमाम नेताओं की भरमार भारतीय जनता पार्टी में है, जो निचले स्तर से काम करके आधार पर, अपने योग्यता के आधार पर आज शीर्ष नेतृत्व की तक पहुंचे हैं और समाज में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उपचुनाव में जिस प्रकार की हार के बाद यदि करते भी हैं, अभी का पूरी स्थितियां यदि देखें तो कांग्रेस को लेके बात इसलिए भी उठाई जाएगी क्योंकि हम राजनीतिक दलों में मुख्य रूप से देखें तो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है। हम उत्तर प्रदेश के यदि इलेक्शन में जाएंगे तो वहां पर फिर सपा और बसपा का भी जनाधार कहीं ना कहीं अच्छा है। लेकिन हम निकाय चुनाव मध्य प्रदेश की बात करें तो ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा इस बार जीतने के लिए, क्योंकि ये भी सारी चीजें हैं कि जिसके जितने पार्षद आएंगे उनको महापौर चुनने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो ये जो तमाम चीजें आ रही हैं, और दमोह का उपचुनाव हमने देखा, जिस लहर में जो समय हमने देखा है, लगा नहीं था कि दमोह की सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी, लेकिन ये एक बदलाव दिखा। तो क्या लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो जीत का दावा करती आई है या अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बनाए रखती है, वो बिखरी जरूर दिख रही है लेकिन कहीं ना कहीं एक कड़ी चुनौती दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को? निश्चित तौर पे कांग्रेस को अगर अपन कमजोर कहना गलत होगा। अभी वो दोनों दमोह उपचुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, उसको देख के कहना बड़ा मुश्किल होगा कि वो भाजपा के लिए कोई चुनौती पेश नहीं करेगी, बिखरी हुई है, लड़ रही है। जैसा कि अभी मिलन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस से टकराव की स्थिति है। देखिए, चुनाव और आज संगठन की स्थिति अलग अलग होती है। टकराव बीजेपी में बहुत है, गुट बीजेपी में बहुत है। अभी दमोह चुनाव में इसका आपने देखा होगा कि जिस तरह से जयंत मलैया परिवार पर आरोप लगे, अपनी पार्टी भितरघात के लगकर, तो ऐसे हर पार्टी के अपने बिखराव हैं। लेकिन राजनीति में जो समय है, परिस्थितियां उसके अनुसार चुनाव होते हैं, उसके अनुसार जनता वोट देती है। तो अभी जो हालात हैं तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती भरे हैं। अब बात यदि संघ की करें तो संघ की जो थीम होती है, जो सोचने का तरीका होता है, वो बीजेपी से बहुत अलग है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि संघ सामाजिक सरोकार से लोगों को जोड़ने में विश्वास करता है। चित्रकूट में जो संघ का मंथन हुआ, उसमें भाजपा की विजय के साथ समाज को एक जिस तरह से अभी ओवैसी और जैसे तमाम मुस्लिम संगठन के माध्यम से एक ध्रुवीकरण देश में चल रहा है, कहीं ना कहीं संघ को लगता है कि जो ये चुनौती है ये शायद संघ के लिए ज़्यादा बड़ी है। जब अपने आरक्षण के मुद्दे में संघ और भाजपा परिवार स्वयं
फंसता दिखाई देता है, उनका मूल हिंदुत्व एजेंडा टूटता हुआ दिखाई देता है। तो शायद संघ को इस पे बहुत ज़्यादा मंथन की ज़रूरत है और शायद इसी बात को संघ ने समझा और शायद यही वजह है कि संघ का जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे संघ ने अपने एजेंडे में शामिल किया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में संघ की शाखाएं ज़्यादा खोली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझने की ज़रूरत है कि संघ को भी इस मुद्दे पर थोड़ा सा उसको शायद लग रहा है कि ये ध्रुवीकरण का जो मामला है, हमें हिंदुत्व को एकजुट करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं मुस्लिम पर अपनी उदारता की छाप छोड़ने की ज़रूरत है। जैसे कि पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी पे एक कट्टरवादी का जो ठप्पा लगना की कोशिश कर रहा, तो कहीं ना कहीं संघ इस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इस ठप्पे से भी दूर करना चाहता है। संघ का एजेंडा किसी सिर्फ स्थानीय निकाय तक सीमित नहीं है, अकेले सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं है। संघ की जो भूमिका है बहुत विस्तृत है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक है। वो चाहती है कि शायद संघ का मानना है कि भाजपा का जो कट्टरवादी चेहरा है वो कहीं ना कहीं उदार बने, क्योंकि अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले जो लड़ाई थी वो केंद्र सरकार तक काबिज होने की थी, देश में हर तरफ फैलने की थी। लेकिन अब जिस तरह से संघ का विस्तार हो चुका है तो कहीं ना कहीं अब चाहते हैं कि वो उदारवादी छवि निर्मित हो, जिससे कि जब दुनिया के सामने हम खड़े हों तो भारत का एक उदारवादी चेहरा सामने आए। बिल्कुल ठीक बात है। हृदय जी, क्या लगता है, कांग्रेस की स्थिति की भी यहाँ बात हो रही है। देखिए, हम क्योंकि जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि मंथन, चिंतन और परिवर्तन, अब संघ का जो मंथन हुआ, चिंतन हुआ, परिवर्तन कितना होगा वो होगा, कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा, क्योंकि हर एक इलेक्शन के पहले जो स्ट्रेटेजी होती है, जो प्लानिंग होती है, उसके बाद बदलाव भी होते हैं। और बंगाल का चुनाव हम देख चुके हैं, 5 राज्यों के चुनाव हम देख चुके हैं, अब आगे मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव और यूपी के इलेक्शंस की बात हो रही है। तो इसके बाद लग तो रहा है कि फेरबदल होगा, लेकिन कांग्रेस को यदि हम लेकर चलें तो क्या ये मानना सही होगा कि कांग्रेस को हम बिल्कुल खत्म समझें? क्योंकि कहीं ना कहीं से जो उपचुनाव में हमने देखा था जो हुए थे उसमें अच्छी सीट्स कांग्रेस की आई। देखिए राकेश, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा, प्रदेश जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है आवाज। प्रदेश जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये गलती कर रही है कि कांग्रेस संगठन खत्म हो गया, कांग्रेस का अब जनाधार नहीं बचा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने गलती जो की थी उसका खामियाजा दमोह विधानसभा चुनाव में पार्टी भुगतना पड़ा। जो दमोह भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही, लगातार शिवराज जी काम करते रहे, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था शिवराज है तो विश्वास है, तो दमोह विधानसभा चुनाव में वो नारा भी नहीं चला। तो ये भारतीय जनता पार्टी लगातार जो भूल करती है तो उसकी गलती का खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। अब बात करें हम मध्य प्रदेश में जब 2018 विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, बड़े चेहरे जो रहे थे, वे पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे शामिल होने के बाद में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन में एक परंपरा होती है कि जितनी भी पार्टी की नाराजगी होती है, जो नेता नाराज होते हैं, रुष्ट होते हैं, उनको मनाने की कवायद की जाती है, उनको बुलाया जाता है, समझाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस विषय पर काम नहीं हुआ, चिंतन नहीं हुआ, जो संगठन को काम करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, जिसमें सरताज सिंह जैसे नाम शामिल हैं, वे भी पार्टी छोड़कर चले गए थे। धीरज पटेल युवा मोर्चा का बड़ा नाम रहा मध्य प्रदेश की राजनीति, उनका अच्छा होल्ड रहा, वे युवा मोर्चा अध्यक्ष रहे, वे पार्टी छोड़कर चले गए। इससे कई ऐसे बड़े नाम थे जिन्होंने पार्टी छोड़कर चले गए। तो कहीं ना कहीं सामंजस्य की स्थिति जो बननी चाहिए थी संगठन के अंदर वो नहीं बन पाई। तो ये गलतियां भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार हुई है। यदि ये गलतियां अब भी ये दोहराएंगे तो आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भी इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल। मिलन भार्गव जी, जिस तरीके से हृदय जी ने एक बात उठाई है कि जो लोग नाराजगी के चलते गए थे, या देखिए कुछ भी आंतरिक रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल एक मामला हो सकता है, लेकिन जब कोई जाता है और जब थोड़ी सी खटपट या उठापटक होती है तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव तो पड़ता है। तो आने वाले समय के लिए क्या माना जाए कि कितना प्रभाव पड़ेगा? अभी ऐसा तो नहीं कि कुछ और लोग जाएंगे, कुछ और लोग आएंगे? देखिए, नाराजगी होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किस परिवार में लड़ाई झगड़े और नाराजगी नहीं होती है? देखिए, कोई परिवार का सदस्य जाता तो निश्चित तौर पर बहुत दुखद स्थिति होती है और चिंता भी होती है। लेकिन सीमित पदों पर और सीमित कार्य में विभाजन तो करना होता है। जब लाखों का बड़ा परिवार हो जाता है तो सीमित लोगों को ही काम मिलता है, जो नहीं मिल पाता यदि वो संगठन छोड़ रहा है। तो ये उसको चिंतन करना चाहिए कि वो किन स्वार्थों के मापदंड पर काम करने आया था, या पार्टी संगठन ने जिस प्रकार से उसको पहले जो दायित्व दिए, जो यह काम दिया, उसके भी कहीं ना कहीं वैल्यूज को रखना चाहिए। वैल्यूज आधारित राजनीति यदि वो तरजीह देगा तो मुझे लगता है वह अपने साथ भी न्याय कर पाएगा और समाज में जो उसकी
एक भूमिका सुनिश्चित की है, उसको भी वो मुझे लगता है कि जिस पैमाने पर रखना चाहिए उस पैमाने पर सही ढंग से रख पाएगा। देखिए, आना जाना लगातार राजनीतिक संगठनों में चलता रहता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हम स्वयं की इच्छा से समाज में काम करने के लिए किसी न किसी राजनीतिक संगठन का सहारा लेते हैं। उस संगठन के साथ हमारे वैचारिक रूप से किस प्रकार से हम गठजोड़ करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कई बार कुछ लोग इस स्थिति में आ जाते हैं कि उनको संगठन छोड़ना पड़ता है। ये मुझे लगता है दुर्भाग्यजनक स्थिति होती है, चाहे संगठन के स्तर पर हो या उसके स्तर पर। रही बात कार्यकर्ताओं की, देखिए भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर कार्यकर्ता की सुनी जाती है, कार्यकर्ता ही नेतृत्व बनता है, ये मैंने पहले भी कहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति वर्षों वर्ष तक पार्टी पर काबिज हो और उसकी ही चले, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई फोरम पे कई मापदंडों पर चर्चा होने के बाद कार्य का विभाजन भी होता है, चाहे वो चुनाव लड़ने की बात हो या किसी दायित्व की बात हो। बहुत सारे फोरम पे चर्चा होने के बाद उस व्यक्ति का निर्णय होता है। तो मुझे लगता है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है नाराज होना, लेकिन ये चलता रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है पंकज जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, क्योंकि आना जाना चलता है, माना जाए हम मान सकते हैं, कांग्रेस में भी हमने बहुत देखा है। लेकिन एक बात है, कांग्रेस को हमेशा कहा गया कि गुटों की पार्टी है। अभी देखिए महिला प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी अलग अलग नाम अलग अलग जगह से आ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमेशा ये कहा गया है कि हमारा पूरा संगठन एक है, हम एक हैं और जो एक नाम पे मुहर लगती है हम उसको लेके आगे चलते हैं। लेकिन फिर भी उठापटक, नाराजगी की खबरें यहाँ से भी आई हैं। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय के लिए हम कंपेयर करें तो क्या कुछ बड़ा बदलाव दिखेगा या एक मत होगा, या यहाँ भी अंदरूनी रूप से कुछ खटपट की जो बात होती है वो चल रही है? देखिए, जिस तरह से मिलिंद जी ने कहा वैल्यू की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पिछले कुछ समय से देखें राजनीति में, तो कहीं ना कहीं देश से एक विचारधारा की राजनीति समाप्त होती जा रही है। अब जैसे जैसे राजनीति का एक बड़ा चेहरा बदल रहा है, अब किसी को भी विचारधारा, जैसे पहले समाजवादी विचारधारा हुआ करती थी, गांधीवादी विचारधारा होती थी, एक संघीय विचारधारा होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादातर दलों ने अपनी विचारधारा को छोड़ दिया है। शायद ये सत्ता का मोह ही है जो उनको इतना परेशान, इतना बेचैन कर दिया कि अब वो विचारधारा भी उनसे पीछे छूट गई है। जिन महापुरुषों के नाम पर, जिन विचारधाराओं के नाम पर जो दल बने थे, खड़े हुए थे, उसमें समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी में बस इतना है कि संघ का एक शक्ति होने के कारण कहीं ना कहीं एक विचारधारा उसमें काम करती है। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे संघ चूँकि एक सशक्त संगठन है आज के समय, तो उसका एक अपना विचारधारा के साथ अनुशासन भी है अपना। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अनुशासन के मामले में संघ का डंडा चलता रहता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनको उस दायरे में बंद कर रहना पड़ता है। कांग्रेस की स्थिति थोड़ी विषम है। कांग्रेस में आज अभी क्या है, नेतृत्व का सही अभाव है। विचारधारा का तो पहले ही अभाव था, अब नेतृत्व का अभाव होने के कारण क्या हुआ कि जब राजा कहते हैं, जब राजा ही मतलब उचित सही नहीं मिला तो प्रजा तो निरंकुश हो जाएगी। तो कांग्रेस बिना नेतृत्व की पार्टी बन गई है। कहीं ना कहीं आज वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय नहीं कर पा रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं तय कर पा रहे। आप अगर देखें तो कार्यकारी ही अध्यक्ष चले आ रहे हैं चाहे केंद्र। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटना स्वाभाविक है। फिर जब कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, जब पार्टी में कोई विचारधारा नहीं होती, अनुशासन नहीं होता, तो हर कोई जोर आजमाइश करता है अपने आप को आगे लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अंतर है भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली में और कहीं ना कहीं कांग्रेस का कार्यशैली में। जब तक कांग्रेस में सेवा दल जैसे संगठन काम कर रहे थे, कांग्रेस में भी अनुशासन था, बड़े नेता निकलते थे, एक कहने की, अपनी बात कहने की एक तरीका था। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का जिस तरह से पतन हो रहा है, लगातार हो रहा है, उससे लोगों ने तो साथ छोड़ा, पार्टी के कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी निराश और हताश हैं। और यही वजह है कि अब पार्टी को जिस ताकत के साथ लगना चाहिए था, जिस ताकत के साथ उसको भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है, वो कहीं ना कहीं उससे बहुत कमजोर नजर आती है। बिल्कुल। हृदय जी, क्या माना जाए, क्योंकि ये जो चिंतन मंथन और परिवर्तन की बात हो रही है, निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण भी है, लेकिन क्या लगता है कि कांग्रेस में भी इस तरह की चीजें हो रही हैं? क्योंकि पंकज जी ने एक बात बिल्कुल ठीक बोली है कि नेतृत्व ही नहीं है तो चिंतन मंथन कब करेंगे? यहाँ तो अचानक से कोई भी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है? जनता जनार्दन है। और वो क्या समझ रहे हैं, उनको क्या करना है, राजनीति में क्या चल रहा है, वो सारी चीजों को देख के वोट करती है। हृदय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
चलिए हृदय जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मिलन जी के पास वापस चलेंगे। मिलन जी, क्या लगता है, एक कांग्रेस को चुनौती मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए बिल्कुल भी नहीं है। देखिए चुनौती वहां होती है जहां क्षमताएं होती हैं। आज कांग्रेस में क्षमताओं की बात की जाए तो जब उनके नेतृत्व की स्वीकारता उनके कार्यकर्ताओं में ही नहीं है, बिखराव की स्थिति है, गुट बने हुए हैं, कमलनाथ जी कुछ कहते हैं तो अजय सिंह जी कुछ कहते हैं, अरुण यादव जी विरोध करते हैं, दिग्विजय सिंह जी छुपी हुई राजनीति करते हैं। देखिए शतरंज की चालें भले ही ये चलना जानते हो, लेकिन प्यादे यदि अलग अलग दिशा में भागेंगे तो किस प्रकार से जीत होगी। और चुनौती यदि अगले आदमी को यदि होगी तो वो एकजुटता और संगठन के आधार पर होनी चाहिए। जब वे खुद ही संगठित नहीं है तो चुनौती किस प्रकार की है। देखिए जनता के हितों की कहां बात कर पा रहे हैं, विपक्ष की क्या भूमिका होती है, क्या वो इससे ईमानदारी से उसकी भूमिका निभा पा रहे हैं। आज उनसे कुछ सवाल कर लीजिए तो उनके तमाम बड़े बहुत सारे नेताओं की फहरिस्त है जो बोल देगी कि हम विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हैं। देखिए जो केंद्र में कांग्रेस की स्थिति है वही मध्य प्रदेश में, वही अन्य राज्यों में भी है। राहुल गांधी जी के आप वक्तव्य लगातार देखिए, किस अवसाद से वे गुजर रहे हैं। कभी भी गुप्त यात्राओं पर विदेश चले जाते हैं, जब देश में लौटते हैं तो किस प्रकार की बातें करते हैं। तो जब मानसिक संतुलन ही नेताओं का खो गया है तो किस प्रकार से जनता के हितों की रक्षा कर पाएंगे। देखिए सत्ता में आना जाना ये लगातार चलता है। भारतीय जनता पार्टी है, वर्षों बरस रही है, आज भी काम कर रही है, जनता के जवाबदेही को पूरा कर पा रही है, ईमानदारी से कर पा रही है, तो जनता बार बार मौका दे रही है। जिस दिन यदि हम ईमानदारी खो देंगे, हम जनता के हितों की रक्षा करना छोड़ देंगे तो जनता अपना मौका नहीं छोड़ती। जब जैसे ही मतदान का मौका आएगा तो अपना मतदान बदल देगी। लेकिन यदि हम ईमानदारी से जनता के हितों की रक्षा कर रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, देखिए 100% होगा हम नहीं निभा पा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है बेहतर से बेहतर किस प्रकार से मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्यों में ले जाए, उसके प्रति हम बहुत ही ईमानदारी से, हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लगातार सरकार काम कर रही है। ये विभीषिका काल है, विभीषिका काल में जनता को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए। इस विभीषिका में हम आर्थिक मोर्चों में बहुत पिछड़ गए, इससे कोई झुटलाया नहीं जा सकता। बहुत बुरी स्थिति के दौर से गुजरे हैं, लेकिन इससे भी हम निकल जाएंगे, अच्छी स्थिति में आएंगे। राजनीति यदि जनता के हितों की हो, विकासशील हो, मध्य प्रदेश और देश के सम्मान की बात हो तो वो राजनीति है। यदि आज कांग्रेस की बात करें तो किस प्रकार की बात करते हैं, आज कभी पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हैं तो कभी चीन की भाषा, कभी आतंकवादियों की सुरक्षा करते हैं। ऐसी बातें करके किसको वे संरक्षण देना चाहते हैं। आज उन पर ही सवाल खड़ा हो रहा है कि वे भारत के साथ हैं या दुश्मन देशों के साथ हैं। आज उन पर ही सवाल खड़ा हो रहा है वे किन लोगों के साथ खड़े हैं। राजनीति में सत्ता में के जाने से बाद क्या इस प्रकार का मानसिक संतुलन खो देते हैं कि इतनी बुरी स्थिति, घृणा के पात्र बन जाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को बार बार अपमानित करते हैं। देखिए जनता से चुने हुए नेता है, जनता ने ही अपना मत दिया है तो उसका सम्मान करना चाहिए। संवैधानिक व्यवस्था है, आपको पुनः मौका मिलेगा, आप 5 साल विपक्ष की सशक्त भूमिका निभाइए, हो सकता है आप सत्ता में आ जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप जनता की आवाज नहीं बन पा रहे हैं तो जनता मौका नहीं देती। जनता बहुत समझदार हो गई, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लोग सशक्त हैं, लोग समझते हैं, समझदार हैं। आजकल एंड्रॉइड मोबाइल से पल पल की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। झूठ और भ्रम आप फैला सकते हैं, लेकिन सत्य से यदि कोसों दूर फैलाएंगे तो आपको उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। 100 वर्ष पुरानी पार्टी का यह हाल हो जाएगा, आज विपक्ष का नेता नहीं बना पाते हैं, विपक्ष की स्थिति इतनी बुरी हो गई उनकी। आज कांग्रेस है कहां, उनको सोचना होगा, हमको नहीं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए तो पंकज जी क्या लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कांग्रेस कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन एक बात हम देखें, क्योंकि हम कोई राजनीतिक दल नहीं है और हम अपने नजरिए से यदि सारी चीजों का आकलन करें तो चाहे कोविड की फर्स्ट वेव रही हो, सेकेंड वेव हम देख ही रहे हैं पूरी तरीके से, कोई हम ये नहीं कह सकते कि चला गया, थर्ड वेव की दस्तक हो चुकी है और लगातार कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है ये। तो अब इन सब चीजों के बीच में हमने जो हाहाकार देखा था, जो अव्यवस्थाएं देखी थी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दुरुस्त नहीं हुआ, डेवलपमेंट किया गया है, दुरुस्त की गई है, ऑक्सीजन की हो, बेड की व्यवस्था हो, एक तो ये बात, लेकिन जनता कहीं ना कहीं परेशान इन तमाम चीजों से हुई थी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक नेतृत्व की बात जो आपने भी उठाई थी, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि इन सारी चीजों में फिर दमोह का उपचुनाव कांग्रेस जीत के ले गई, तो कहीं ना कहीं जनता उन सारी चीज़ों को देख रही है, समझ रही है कि विकास कितना हो रहा है, कोविड से लड़ने के लिए प्रयास कितने हो रहे हैं, धरातल पर कितने दिख रहे हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ हो जाता है, पर धरातल पर एक्चुअल चीज़ें जो आती है ना, उसके बाद जनता जनार्दन सारी चीज़ों को समझकर वोट करती है। तो उसके बाद क्या लग रहा है कि स्थितियाँ कैसी बनती हो सकती हैं? देखिए जनता तो सब कुछ जानती है,
जनता, आज की जनता बहुत समझदार है, मतदाता बहुत समझदार है और उसको पता है कि हमें किसको वोट करना है, कैसे वोट करना है, कब करना है। रही बात है मिलिंद जी ने जो कहा, मैं पहले उनका जवाब दे दूं कि विपक्ष को चुनौती न मानना ये अकेले भाजपा की ये बात नहीं है। ये कहावत है कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, समय बलवान होता है। कभी एक ज़माना था जब कांग्रेस विपक्ष की जो भी विपक्षी पार्टी रहते थे उनको भी वो लोग बहुत हल्के में लेते थे, कभी उन्होंने उसकी चुनौती नहीं माना। लेकिन आज वही कांग्रेस देखिए, वही भाजपा देखिए। आज कांग्रेस विपक्ष के तौर पर एकदम सिमट चुकी है और भारतीय जनता पार्टी आज सबसे ऊपर है। तो ये तो वक्त की बात होती है। जिस तरह से अनुशासन कांग्रेस में चलता था वो शायद भाजपा में नहीं था। तो जो मिलिंद जी कह रहे हैं ना कि कभी भी हमारे लिए चुनौती कांग्रेस नहीं है, ऐसा नहीं है। जनता बड़ी होती है। जिस तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आज देशव्यापी पार्टी बनाई है, उसी तरह कहीं न कहीं कांग्रेस भी एक दौर में लंबे दौर में देश के लिए लोकप्रिय पार्टी में रही है। एक बड़ा विपक्षी दल रहा और एक बहुत पुरानी पार्टी है। बड़े चिंतक हैं, बड़े अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का कि कांग्रेस के पास जो अच्छे लोग हैं वो पार्टी में उनके लिए जगह नहीं बची। कहीं ना कहीं वो अपने अस्तित्व तलाशने में लगे हुए हैं, जो ये कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और शायद यही वजह है, ये अकेले कांग्रेस का दुर्भाग्य नहीं है, ये इस देश का भी दुर्भाग्य है। क्योंकि इस देश के लिए विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश के लिए सत्ता के साथ विपक्ष का होना ज़रूरी है। लेकिन आज हमारे देश में विपक्ष की हालत ऐसी है कि कोई भी एक हमारे पास ऐसा नेता नहीं है जो जनता जिसको विकल्प के रूप में चुन सके। दमोह उपचुनाव जो हारना भारतीय जनता पार्टी का, उसकी वजह शायद यही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के कामों से शायद उतनी खुश नहीं है। लेकिन चूँकि जनता है, जनता के पास अपने विकल्प सीमित हैं, तो और हमारा तो 2 दलीय व्यवस्था है हमारे राज्य में। तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य के लोगों के पास 2 ही व्यवस्था है, या तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है या कांग्रेस के साथ जाना है। अब इसके अलावा तीसरा अपने अभी तक कोई तो धड़ा नहीं आया जो शायद राज्य को कोई बहुत अच्छा विपक्ष दे पाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए, इस आम आदमी की भी जो जिस तरह से पीड़ा का दिखावा करती है, कहीं ना कहीं अगर वो सही मायने में अपनी पार्टी को मजबूत करती, जनता के हितों में काम करे, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसान नहीं होगा कहीं ना कहीं चुनाव में जीत दर्ज करना। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए यही है कि करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहिए, चिंतन मंथन करते रहिए और होना भी चाहिए। तभी इन सारी चीज़ों के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे और चीज़ें और सामने आएंगी तो समझ में आता है कि क्या होना है। और निश्चित तौर पर हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ फेरबदल देखने को मिलते हैं। चलिए समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि चिंतन मंथन परिवर्तन क्या होगा आगे। देखिए चित्रकूट में जिस तरीके से बैठक हुई संघ की, उसके बाद सरगर्मी बढ़ी क्योंकि मध्य प्रदेश में निकाय के चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक, इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि एक बड़ा राजनीतिक दल है। और बंगाल में जिस तरीके से एक समय था जब बिल्कुल शून्य पे हुआ करती थी, तो इस बार तो बहुत अच्छी चीजें वो लेकर सामने आई है। तो निश्चित तौर पर एक रणनीति स्ट्रेटेजी है। लेकिन कांग्रेस को ये बिल्कुल ठीक बात है, कम नहीं आंक सकते। ये बिल्कुल सही बात है कि नेतृत्व की लड़ाई चल रही है, नेतृत्व है नहीं, अलग अलग गुटों से चलती है। लेकिन एक बात है कि कांग्रेस के गुटबाजी यदि उसकी कमजोरी कहें तो उसकी ताकत भी कहीं ना कहीं साबित होती है, ये हम देख चुके हैं। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि भारतीय जनता पार्टी कितना फेरबदल करती है और कांग्रेस किस तरीके से एक चुनौती देती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।